हेलो दोस्तों, ग्रामर क्लास में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस किससे कहते हैं, व्हाट इज टेंस। टेंस के बारे में बहुत कुछ हम लोग पहले वाले वीडियो में जान चुके हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो पढ़ चुके हैं दोस्तों कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और साथ ही साथ दोस्तों उन 3 टेंस का और कितने कितने भेद होते हैं, कैसे याद रखा जाता है, सारा ट्रिक बताया गया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको ये वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग जान चुके हैं, टेंस जो होता है, टेंस 3 टाइप के होते हैं और उन 3 टेंस का और 4 भेद होते हैं, यानी टोटल टेंस की संख्या 12 होता है। तो सबसे पहले दोस्तों एक एक वीडियो में एक एक पार्ट्स जानने का प्रयास करेंगे। जैसे प्रेजेंट टेंस का 4 भेद है, तो सबसे पहला नंबर में क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस। दोस्तों, इस वीडियो में प्रेजेंट इंडिफिनाइट के बारे में ही हम लोग चर्चा करेंगे। एक एक वीडियो बनेगा, यानी जैसे 12 टेंस है तो 12 यानी 12 वीडियो बनेगा टोटल। दोस्तों, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, सब के बारे में देखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों उसका स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा से जानने का प्रयास करेंगे। उसके हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या होता है ये भी जानने का प्रयास करेंगे। और उसके साथ ही दोस्तों जैसे कि एग्जाम्पल है, उदाहरण है, बहुत ज़्यादा जानने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों। तो हम लोग जान चुके हैं ये जो टेंस होता है, टेंस हमारा 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला नंबर में आते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या आते हैं, प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला नंबर में जो आता है वो आता है सिंपल प्रेजेंट, और इसको प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस भी बोला जाता है। प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस। ओके दोस्तों, इंडिफिनाइट का अर्थ होता है अनिश्चित। क्या होता है, अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब होता है उसका टाइम निश्चित नहीं रहेगा, अनडिफाइंड है। तो ऐसे स्थिति में दोस्तों उसको इंडिफिनाइट टेंस कहा जाता है। अगर किसी वाक्य के क्रिया के अंत में ता हूं, ती हूं, ते हो, ता है, ती है आदि। दोस्तों, अगर किसी वाक्य की क्रिया के अंत में ता हूं, ती हूं, ते हो, ता है, ती है इस प्रकार का आता है दोस्तों, तो उसे ही बोला जाता है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस। दोस्तों, इंडिफिनाइट का अर्थ होता है अनिश्चित, जिसका टाइम निश्चित नहीं है, कब शुरू हुआ और कब खत्म होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट जो है, सिंपल प्रेजेंट का 2 स्ट्रक्चर होता है, 2 स्ट्रक्चर है। पहला नंबर में दोस्तों उसका स्ट्रक्चर यानी बनावट, संरचना जो होता है, स्ट्रक्चर पहला नंबर स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। और दूसरा नंबर दोस्तों स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों, वर्ब 1 जो होता है, वर्ब 1 क्रिया का मूल रूप होता है। और वर्ब 5 जो होता है दोस्तों, वर्ब 5 मतलब होता है एस या ईएस। दोस्तों, ये एस या ईएस का मतलब होता क्या है दोस्तों, जैसे कि वर्ब 1 है, वर्ब 1 क्रिया का मूल रूप है, और अगर किसी क्रिया के अंत में एस या ईएस का प्रयोग कर देते हैं दोस्तों, तो हमारा वो होगा वर्ब 5। चलिए देखते हैं अच्छा से दोस्तों। जैसे प्ले है, देखिए प्ले है तो ये हमारा वर्ब 1 है, क्योंकि ये क्रिया का मूल रूप है। इसके अंत में अगर दोस्तों हम लोग एस लगा देंगे तो ये हमारा वर्ब 5 होगा। आपको याद रखने का ट्रिक यही है कि अगर किसी क्रिया के अंत में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है तो वर्ब 5 होता है। क्या होता है, वर्ब 5 होता है। जैसे मान लीजिए गो है, तो गो हमारा क्रिया का मूल रूप है, इसीलिए इसको वर्ब 1 कहा जाता है। और दोस्तों अगर इसमें अगर हम लोग GOES गोज यानी ईएस लगा देते हैं तो ये हमारा होगा वर्ब 5। तो दोस्तों आपका मन में एक सवाल उठ रहा है कि इसमें एस का प्रयोग क्यों हुआ और इसमें ईएस का प्रयोग क्यों हुआ, इसमें एस का प्रयोग क्यों नहीं हुआ और इसमें ईएस का प्रयोग क्यों नहीं हुआ। आपका मन में तो एक सवाल आ रहा है कि इसमें ईएस का ही प्रयोग क्यों हुआ,
क्योंकि भार्ब 5 बनाने के लिए एस नहीं तो ईएस का प्रयोग किया जाता है। तो आप बोलेंगे कि यहाँ ईएस का प्रयोग क्यों हुआ, एस का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, और इसमें एस का प्रयोग हुआ, ईएस का प्रयोग क्यों नहीं हुआ। दोस्तों इसका एक अलग वीडियो बनेगा, आपको बहुत ही विस्तार से बताएंगे। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो उसका एक अलग से वीडियो बनेगा कि ईएस का प्रयोग क्यों कहाँ होता है, एस का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, तो दोस्तों अभी जान के रखिए इतना कि जैसे कि भार्ब 5 बनाना है या भार्ब 5 रहेगा, कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों आपको समझ जाना है कि कोई भी क्रिया के अंत में अगर एस या ईएस लगा हुआ है तो आपको समझ जाना है वो भार्ब 5 है। और इसमें प्रेजेंट टेंस में यानी सिंपल प्रेजेंट में यानी प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस में दोस्तों हम लोग दो ही स्ट्रक्चर का विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे पहला नंबर है सब्जेक्ट प्लस भार्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा नंबर में सब्जेक्ट प्लस भार्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला अच्छा समझ में आ गया होगा। जैसे भार्ब 5 कब बोलेंगे, जैसे कोई भी क्रिया का अंत में एस या ईएस रहेगा तो हम लोग उसे बोलेंगे भार्ब 5। और दोस्तों भार्ब 1 का मतलब होता है क्रिया का मूल रूप। दोस्तों ये भी बताएंगे, आप सोच रहे होंगे कि ये वाला छोड़ दिए कि ईएस का प्रयोग कहाँ होता है और एस का प्रयोग कहाँ होता है, इसमें ईएस क्यों नहीं लगा, इसमें एस क्यों नहीं लगा। आपको मन में ये उठ रहा है सवाल, हमको पता है। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ये इसका एक अलग से वीडियो बनेगा, कुछ ही दिन में हम बनाने का प्रयास करेंगे, जल्द ही लाएंगे दोस्तों। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अभी ये जो दो ठो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस भार्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्लस भार्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, इसको अच्छा से जानने का प्रयास करते हैं। इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे होगा, कैसे बनाया जाता है, इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है, सब देखेंगे। चलिए एफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ए नंबर सब्जेक्ट प्लस भार्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट का। दोस्तों जैसे देखिए पहला नंबर स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट प्लस भार्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये भार्ब 1 का प्रयोग कब करना है, जैसे मैं पढ़ता हूं, तुम खेलते हो, मैं जाता हूं। मैं मतलब दोस्तों होता है आई, और आई के साथ लगाना है भार्ब 1 रीड। यहाँ देखिए सब्जेक्ट भार्ब 1 और ऑब्जेक्ट प्रयोग करना है, तो चूंकि यहाँ ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं, अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता तो हम लोग लगाते, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट क्या है भार्ब 1 है, इसलिए आई रीड होगा। और तुम खेलते हो तो क्या होगा दोस्तों, यू प्ले। मैं जाता हूं, आई गो। तो देखिए मैं पढ़ता हूं, आई रीड, तुम खेलते हो, यू प्ले, मैं जाता हूं, आई गो। ओके, तो दोस्तों देखिए यहां लास्ट में क्या आया है, ता ते ता। तो अगर कोई भी सेंटेंस या कोई भी वाक्य के क्रिया के अंत में ता ती ते रहता है दोस्तों, तो उसी को बोला जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस। ओके, तो देखिए मैं पढ़ता हूं, आई रीड, तुम खेलते हो, यू प्ले, मैं जाता हूं, आई गो। दोस्तों अगर इसको नेगेटिव बनाया जाए तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। दोस्तों जैसे देखिए सब्जेक्ट प्लस भार्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट है, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। आप बोलोगे कि एफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, एफर्मेटिव सेंटेंस किससे कहते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे हुआ, आपका मन में बहुत सारा सवाल आ रहे हैं। दोस्तों जब नेगेटिव बनाना है, देखिए जब नेगेटिव बनाना है तो क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट का प्रयोग करना है, फिर क्या करना है भार्ब 1 और ऑब्जेक्ट। अभी आपका मन में और सवाल आ रहा है कि ये डू कहाँ से आया, नॉट कहाँ से आया। तो आपको ये इतना याद रखना है दोस्तों कि नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का तो प्रयोग करना ही है, नेगेटिव बनाने के लिए हमेशा याद रखना नॉट का प्रयोग करना है। लेकिन ये डू क्यों आया, आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि ये डू कहाँ से आया और डू क्यों आया। ठीक है, सब बताएंगे, बने रहिए। लेकिन अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो दोस्तों इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के पहले एक्चुअली वर्ब होना जरूरी है। इसलिए दोस्तों हम लोग लगेंगे डू प्लस सब्जेक्ट प्लस भार्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में दोस्तों क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। आप बोलोगे कि ये क्वेश्चन मार्क क्यों लगा। दोस्तों जो भी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट के पहले एक्चुअली वर्ब लाना पड़ेगा, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना पड़ेगा। अदरवाइज आपका गलत हो सकता है। गलत कब होगा, जब आप अगर आप सब्जेक्ट के पहले एक्चुअली वर्ब ला देते हैं और एक्चुअली वर्ब के बाद सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद भार्ब 1 रहेगा, भार्ब 1 के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा दोस्तों, या अदर वर्ड्स रह सकता है दोस्तों। लेकिन लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग जरूर करना है। अगर आप नहीं, सर बोलेंगे कि अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा। दोस्तों जब आपको ये एक्चुअली वर्ब पहले रहेगा सब्जेक्ट के पहले, और अगर आप
इंट्रोगेटिव साइन यानी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपका बिल्कुल गलत होगा। इसलिए आपको ध्यान देना है, जब भी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, सब्जेक्ट के पहले एक्जुअली वर्ब लाना पड़ेगा। एक्जुअली वर्ब लाने के बाद आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना पड़ेगा एकदम जरूर। ठीक है, तो दोस्तों तो आप अभी बोलोगे कि ये डू का प्रयोग कहाँ हुआ और डू का प्रयोग क्यों हुआ और कहाँ से आया। तो दोस्तों चलिए इसको इत्मीनान से जानने का प्रयास करते हैं, बहुत ही अच्छा से जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। और एक चीज़ देखिए यहाँ जानने का प्रयास करते हैं, जैसे एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव 3 सेंटेंस हुआ। तो दोस्तों एफर्मेटिव सेंटेंस किससे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे कि हम लोग ये एफर्मेटिव सेंटेंस का है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है कि नेगेटिव सेंटेंस का है। दोस्तों आपको साधारण अर्थ में ये समझना है कि जिस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग रहेगा, अगर किसी सेंटेंस में नॉट का प्रयोग है तो दोस्तों उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर किसी सेंटेंस में नॉट का प्रयोग पहले से ही है तो वो नेगेटिव सेंटेंस है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं है दोस्तों, उसे ही एफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ओके, एफर्मेटिव सेंटेंस किसको बोलेंगे, जिस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं किया गया हो। अगर किसी सेंटेंस में नॉट का प्रयोग है दोस्तों तो उसे बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अभी बोलोगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क्स क्वेश्चंस। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसे ही बोला जाता है जिसमें प्रश्न पूछेगा। अगर प्रश्न पूछता है तो हमको क्या करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। और लास्ट में लेकिन क्वेश्चन मार्क का प्रयोग जरूरी करना है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग जरूर करना है, अदरवाइज अगर नहीं करेंगे तो अदरवाइज आपका गलत हो सकता है। ओके चलिए, तो अभी जानते हैं डू और डज, डू डट ये सब कहाँ से आया। देखिए दोस्तों, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब 1 का प्रयोग हो तो डू का प्रयोग कीजिए। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब 2 का प्रयोग हो तो डीड का प्रयोग कीजिए। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब 5 का प्रयोग हो तो डज का प्रयोग कीजिए। ये कब करना है, कब करना है, वर्ब 1 का प्रयोग रहने से डू का प्रयोग करना है, वर्ब 2 का प्रयोग रहने से डीड का प्रयोग करना है और वर्ब 5 का प्रयोग रहने से डज का प्रयोग करना है। तो आप बोलोगे कि इसका सब का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्यों करेंगे। दोस्तों जब नेगेटिव बनाया जाता है तो नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का प्रयोग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, नॉट का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि एक्जुअली वर्ब के साथ करना है। किसके साथ करना है, एक्जुअली वर्ब के साथ। क्योंकि जब भी हम लोग नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे तो नॉट का प्रयोग करने के लिए हमको एक्जुअली वर्ब चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है। अगर यहाँ एक्जुअली वर्ब होता तो आप बोलो कि एक्जुअली वर्ब क्या होता है। दोस्तों एक्जुअली वर्ब देखिए और थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। जैसे हमारा वर्ब होता है, वर्ब को हिंदी में क्रिया कहा जाता है। वर्ब जो होता है, वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ओके, क्या होता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब जो होता है दोस्तों, मेन वर्ब को फुल वर्ब भी बोला जाता है और प्रिंसिपल वर्ब भी बोला जाता है, प्रिंसिपल वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब को एक्जुअली वर्ब के नाम से भी जाना जाता है, एक्जुअली वर्ब, एक्जुअली वर्ब। दोस्तों ये मेन वर्ब जो होता है, मेन वर्ब को फिर से 2 भागों में बांटा गया है। ओके, टीवी और आईवी। दोस्तों ये देखने वाला टीवी नहीं है, जो हम टीवी यहाँ लिखे ये देखने वाला टीवी नहीं है, ठीक है। ये टीवी का अर्थ होता है ट्रांजिटिव वर्ब, संक्षिप्त में लिखे हैं। और आईवी का मतलब होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो दोस्तों बोलेंगे कि इसको हम लोग एमवे भी लिख सकते हैं। आप बोलेंगे जब ट्रांजिटिव वर्ब को टीवी लिख सकते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब को आईवी लिख सकते हैं, तो मेन वर्ब को हम लोग क्यों नहीं एमवी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हेल्पिंग वर्ब को हम लोग शॉर्ट में एसवी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे शॉर्ट में एक्जुअली वर्ब को AX भी लिखा जाता है दोस्तों, तो उसी प्रकार हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये देखने वाला टीवी नहीं है, ये टीवी का अर्थ होता है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब होता है आईवी का अर्थ, ठीक है। तो दोस्तों ये वर्ब जो होता है, वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों हेल्पिंग वर्ब को ही एक्जुअली वर्ब कहा जाता है, जो कि हम लोग को ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए। अगर किसी सेंटेंस में नेगेटिव बनाना है या नॉट का प्रयोग करना है तो हमको क्या चाहिए, एक्जुअली वर्ब चाहिए, जो कि यहाँ एक्जुअली वर्ब नहीं है। अभी एक्जुअली वर्ब जो होता है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 है, यानी 24 एक्जुअली वर्ब से क्या क्या, जैसे एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, डू, डिड, डज, आउट टू, ये सब दोस्तों क्या है, 24 तो एक्जुअली वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। ये इसको को आपको बढ़िया से याद करके रखना पड़ेगा दोस्तों। जो कि यहाँ देखिए कि पहला सेंटेंस में अगर देखा जाए, यानी सिंपल प्रेजेंट का पहला स्ट्रक्चर दोस्तों सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, जो कि उसमें से यानी एक्जुअली वर्ब दोस्तों एक ठो भी नहीं है। अगर दोस्तों एक्जुअली वर्ब जोड़ा हुआ होता, जैसे देखिए ऐसा रहता है सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर या वर्ब 4 या ऑब्जेक्ट, तो दोस्तों यहाँ आप समझना है कि नेगेटिव बनाने के लिए क्या चाहिए,
नॉट का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एक्जुअली वर्ब होना जरूरी है, क्योंकि एक्जुअली वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ चूंकि एक्जुअली वर्ब है दोस्तों, इस सबको क्या बोलते हैं, एक्जुअली वर्ब बोलते हैं, एम इज आर को। दोस्तों अगर ये सब रहता तो इसके साथ हम लोग नॉट का प्रयोग कर देते, होने से नेगेटिव हो जाता। लेकिन चूंकि आपको ये पहला सेंटेंस में देखा जाए दोस्तों, पहला स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट है, जो कि यहाँ एक्जुअली वर्ब नहीं है। अगर दोस्तों एक्जुअली वर्ब होता तो हम लोग नॉट का प्रयोग कर देते, लेकिन चूंकि यहाँ नहीं है, इसलिए दोस्तों आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा। अगर किस सेंटेंस में वर्ब वन का प्रयोग रहता है तो डू का प्रयोग कीजिए, वर्ब टू का प्रयोग रहता है तो डिड का प्रयोग कीजिए, और वर्ब फाइव का प्रयोग रहता है तो डज का प्रयोग कीजिए। तो इसीलिए चूंकि देखिए यहाँ वर्ब वन का प्रयोग है दोस्तों, वर्ब वन का प्रयोग है, तो अगर किसी सेंटेंस में वर्ब वन का प्रयोग रहता है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। इसलिए दोस्तों जब नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट के बाद एक्जुअली वर्ब लगाना पड़ेगा। वो डू क्यों लगाए, कहाँ से आया, क्योंकि वर्ब वन है। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब वन का प्रयोग रहता है तो आप डू लगाइए, उसके बाद नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का प्रयोग कीजिए, उसके बाद वर्ब वन रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। ओके और जब आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो चूंकि वर्ब वन है, लेकिन सबसे पहले सब्जेक्ट के पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए एक्जुअली वर्ब की जरूरत है, जो कि यहाँ नहीं है। इसलिए दोस्तों वर्ब वन है ना, इसलिए डू लगाइए, उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद आपका अगर वर्ब वन है तो वर्ब वन लगाइए, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क प्रयोग करिए। होने से आपका ये सिंपल प्रेजेंट का पहला नंबर स्ट्रक्चर यानी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और एफर्मेटिव हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं इसका दूसरा स्ट्रक्चर दोस्तों। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, देखिए दूसरा स्ट्रक्चर दोस्तों है बी नंबर स्ट्रक्चर, यानी दूसरा संरचना क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब फाइव का मतलब आपको समझना है कि क्रिया का अंत में एस नहीं तो एस लगा हुआ रहेगा। ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट यानी एस या एस लगा हुआ रहेगा। आपको समझ जाना है कि अगर किसी सेंटेंस की क्रिया के अंत में मतलब वर्ब अगर रहेगा, कोई भी वर्ब रहेगा और वर्ब के अंत में एस लगा हुआ है, तो समझ जाना है आपको कि ये एस जो है ये क्या है, वर्ब फाइव है। एस लगा हुआ रहने से ही आपको समझ जाना है, एस या एस लगा हुआ रहने से क्या ये वर्ब फाइव है। ठीक है, चलिए तो ये वाला एफर्मेटिव सेंटेंस होगा, क्योंकि इसके साथ नोट का प्रयोग नहीं है। अगर नोट का प्रयोग होता दोस्तों ये इस सेंटेंस में अगर नोट का प्रयोग होता तो हम लोग उसको नेगेटिव सेंटेंस बोलते, लेकिन चूंकि यहाँ दिया गया नहीं है, अगर नोट का प्रयोग नहीं है तो क्या बोलेंगे, एफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे। तो जब नेगेटिव बनाएंगे दोस्तों तो नेगेटिव बनाने के लिए नोट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, नोट का, लेकिन किसके साथ करना है, एक्जुअली वर्ब के साथ। देखिए आप यहाँ ढूंढिए, अभी एक्जुअली वर्ब है क्या, नहीं है दोस्तों। देखिए सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट क्या है, वर्ब फाइव है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, कहीं से भी ढूंढ कर लाना पड़ेगा एक्जुअली वर्ब। तो कहाँ से ढूंढेंगे दोस्तों, यहाँ वर्ब फाइव दिया गया और वर्ब फाइव दिया हुआ रहने से एक्जुअली वर्ब किसका प्रयोग किया जाता है, डज का प्रयोग किया जाता है। इसलिए दोस्तों सब्जेक्ट के बाद एक्जुअली वर्ब लगाएंगे डज, और नेगेटिव बनाने के लिए दोस्तों नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब वन करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आपका मन में ये सवाल उठ रहा है कि ये वर्ब वन कैसे हो गया। दोस्तों देखिए ये वर्ब फाइव था, वर्ब फाइव को देखकर हम लोग क्या किए, एक्जुअली वर्ब डज का प्रयोग किए। जब वर्ब फाइव को देखकर डज का प्रयोग करेंगे दोस्तों तो उसको वर्ब वन किया जाएगा, क्योंकि एक सेंटेंस में दो वर्ब फाइव नहीं होता है, क्योंकि डज भी हमारा वर्ब फाइव है और ये वर्ब फाइव भी अगर यहाँ रहेगा वर्ब फाइव तो हमारा बिल्कुल ये सेंटेंस गलत होगा। इसलिए आपको ये समझना है कि जब हम लोग वर्ब फाइव के लिए डज का प्रयोग करेंगे तो उसको वर्ब वन किया जाएगा। ओके, ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ। जब इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले डज का प्रयोग करना पड़ेगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में दोस्तों क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना पड़ेगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, तो आपका मन में एक सवाल उठ रहा है कि ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन है और सब्जेक्ट प्लस वर्ब फाइव है, इसका यूज कब किया जाता है, मतलब वर्ब फाइव का यूज कब किया जाता है और वर्ब वन का यूज कब किया जाता है। चलिए इसको भी जानने का अच्छा से प्रयास करते हैं। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल की बात किया जाता है, जैसे मैं पढ़ता हूं तो होगा आई रीड, ये एफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं तो आई डू नॉट रीड। क्या मैं पढ़ता हूं, क्या मैं पढ़ता हूं, तो दोस्तों क्या होगा, डू आई रीड, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। जैसे वह खाता है, ठीक है, तो दोस्तों क्या होगा, ही ईट्स होगा। अभी बोलोगे कि ऐसे यहाँ क्यों लगा, बताएंगे सब। देखिए उसके बाद वह नहीं खाता है, वह नहीं खाता है, तो वह नहीं खाता है दोस्तों क्या होगा, ही डज नॉट, उसके बाद ईट होगा। उसके बाद क्या वह खाता है, देखिए तो क्या होगा, डज ही ईट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों आपका मन में ये सवाल उठ रहा है कि ये जब एस लगा इसमें एस का प्रयोग क्यों हुआ और इसमें एस का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, आपका मन में सवाल रहा है। दोस्तों आपको उसके लिए एक चीज़ बहुत ही जानना जरूरी है, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर।
दोस्तों अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का रहता है दोस्तों, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में जैसे ही, सी, ईट और एनी नेम, जो कुछ भी नाम होगा, ये चार चीज अगर आता है दोस्तों, तो क्रिया के अंत में एस या एस का प्रयोग जरूर करना है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होने से ही आपको क्या करना है, एस नहीं तो एस का प्रयोग करना है। ओके, लेकिन ये देखिए आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर रहता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर रहता है, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर रहता है, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर रहता है, या थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर रहता है दोस्तों, तो क्रिया के अंत में एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। ओके, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर है दोस्तों, तो क्या होगा, एस या एस का प्रयोग होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में नोटिफिकेशन को ऑल में रखिएगा। इससे क्या होगा कि हम जितना जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएंगे और आप सबसे पहले उसको देख पाएंगे। इसका आगे वाला वीडियो दोस्तों होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस का, यानी इम्परफेक्ट टेंस यानी प्रोग्रेसिव टेंस। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।